अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। आज के टाक शाक में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। जो पहला इशू है वो दो बच्चों की दास्तान है, एक लाहौर में और दूसरे का ताल्लुक चकवाल से है। उन पर हम बात करेंगे। दो डिफरेंट इश्यूज़ हैं लेकिन हैं दोनों बच्चों की बात, दोनों बच्चों के मुतल्लिक़ हैं, तो उसको हम एक इशू के तौर पर डील कर रहे हैं। दूसरा इशू चौधरी परवेज़ लाई के बारे में है कि वो तफ्तीशकारों को क्या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्या इंकशाफात कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। एजाज सईद साहब, आपके नॉलेज में होगा लाहौर वाला वाक़या जिसमें एक PTI के रहनुमा हैं इबाद फ़ारूक, जो कि आजकल वो 9 मई के वाक़यात में वो जेल में है, आर्मी की कस्टडी में है। तो उनका बेटा कोई 9 साला बेटा है और उसका इंतकाल हो गया। अमार, यस, हाँ। तो उसके ऊपर चीमा कल से ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलता रहा है और बड़ी दिल दुखा देने वाली दास्तानें जो है वो पढ़ी गई हैं। अच्छा, और पूरा एक नैरेटिव चीमा साहब बिल्ड किया गया है कि ये जालिम है जो छोड़ नहीं रहे, और वो बच्चा जो इंतज़ार करते करते मर गया है। और वो चीमा साहब उस बच्चे की तस्वीरें देखें, बड़ी तकलीफ़ दे, ज़ाहिर माँ बाप के लिए बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स भी की जाती है। एक तो बदकिस्मती से उसके वालिद जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं 9 मई के वाक़े में, और ज़ाहिर है फैमिली और वो बच्चे की ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद से मिले, और ये बड़ी एक जेन्युइन और जायज़ ख्वाहिश है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम ये भी देखा जाना ज़रूरी है कि जो बाकी लोग गिरफ़्तार हैं उनके भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके भी मसाइल हैं। असल में मामला ये है कि ये लोग जो ट्विटर के ऊपर बैठ के बातें ये कर रहे हैं कि जी देखें जुल्म हो गया, करबला हो गई, बिल्कुल हो गई, लेकिन आपका काम क्या ये था कि आप आके करबला बताएं या उस बच्चे की जो बीमारी है उसके लिए इलाज करवाएं और उसका कोई दाखिला करवाएं। किसी मुनासिब जगह उसको दाखिला होता, कोई इलाज होता तो शायद वो बच्चा बच जाता। मेरे लिए इलाज ना होने की वजह से तो उसका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन यह है कि उस बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ है। कोई ज़हनी बीमारी का शिकार था, यानी कि नर्वस सिस्टम के मुतल्लिका इशू था उनका, उस बच्चे का। तो अब यह है कि एजाज़ उसको ज़्यादा एक ह्यूमनाइज कर रहे हैं, यानी कि वो एक है भी एक ह्यूमन इशू है। ह्यूमन इशू तो है। हर एक को अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। जिस तरह आपने बात की कि जो बाकी लोग जेलों में हैं उनके बच्चे नहीं हैं, या जो इससे पहले लोग जेलों में रहे क्या उनके बच्चे नहीं हैं, यानी कि बच्चे हैं, सब के हैं। अब ये है कि अगर उसको ज़रा अननेसेसरी पोलिटिसाइज किया जाए तो ये भी मुनासिब नहीं है। और उस रेस में मुझे काफ़ी जर्नलिस्ट भी नज़र आ रहे हैं जो यही काम कर रहे हैं कि जी वो उस वाक़े के बाद हुआ था कि जो 9 मई का वाक़या है, जब उसका वालिद गिरफ़्तार हुआ तो उसके बाद ये इशू हुआ था। एजाज़ ये हमें पहले भी स्टोरीज़ मिलती हैं, हम कई जगह पे लोगों को इकट्ठे भी मिले हैं कि किसी की वालदा जो है उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई है, यानी कि एक हर एक का एक सदमे को बर्दाश्त करने का एक अपना अपना लेवल होता है। कोई लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कोई नहीं कर सकते। जो बच्चे हैं वो तो खैर उस कैटेगरी में नहीं आते, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत अफसोसनाक है उस वालिद के लिए भी, जो कि एक कैद में था। मैं पढ़ रहा था, वो किसी ने शेयर किया हुआ था कि जो उसकी एक दरख्वास्त है कि भाई वो जनाजे में शिरकत करना चाहता है तो उसको इजाज़त दी जाए, पैरोल पे रिहाई की जाए। तो एजाज़ मुझे बहुत दुख हुआ, यानी कि वो बड़ा एक वालिद के लिए ये बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है। वो कहते पूरी हैं फैमिली के लिए, वालदा के लिए आप सोचे ना, हाँ, कि जिसका बड़ा मासूम बच्चा, लेकिन वालदा वालिद दोनों के लिए। लेकिन ये है ना कि अब जो है एक बंदा जो घर पे नहीं है, अब जो एक गम है, गम तो सब के लिए है। बस ये है कि जैसे कोई ऐसे ही है कि जैसे किसी के वालिदैन में से किसी की डेथ हो जाए, बेटा जो है वो आउट ऑफ कंट्री हो, तो वो बाकी जो है वो तो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, वो गम भी शेयर कर रहे होते हैं। एक तीसरा शख्स जो कि दूर होता है उसके लिए ज़्यादा मसला होता है। खैर वो सब के लिए एक बड़ी सदमे वाली बात है, ये भी ऐसे ही है। लेकिन जिस अंदाज में लोग चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं कि उसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि 9 मई के साथ या उसको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था। अगर तो ये म्यार रखा जाए तो फिर तो ये है कि जिसके भी बच्चे हैं ना, ला के तहत उसको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। और बल्कि उससे भी पहले बात यह है
कि कोई भी ऐसी चीज़ के जो कि कानून की खिलाफ वर्जी हो किसी को इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, ठीक है। बाकी ये एक लाइफ का हिस्सा है, यानी कि एक इंसान की ज़िंदगी में तकालीफ भी आती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह किसी को ये टाइम ना दिखाए। बिल्कुल ठीक ये बड़ा मुश्किल टाइम होता कोई है। शक नहीं। हाँ, तो आगे वो दूसरा जो चकवाल वाला वाक़या उसके बारे में को बताएं आप। जी चीमा साहब, चकवाल में थाना ढडियाल है एक इलाका, थाना ढडियाल की हदूद में एक प्राइवेट स्कूल है, असवा नाम का स्कूल है। अच्छा। वहाँ पे चीमा साहब बच्चे पढ़ते हैं, तो एक फैमिली ने वहाँ पर अपना बच्चा जो कि 12 साल उम्र उसकी बताई जा रही है उसको दाखिल किया हुआ था। इस स्कूल के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देते हैं, तो उसका हॉस्टल भी है। तो बच्चों ने, जो फैमिली है उसने सोचा कि हम बच्चे को हॉस्टल में इधर ही रख लेते हैं, उसी शहर में रहते हैं, तो बच्चा जो है दीनी तालीम भी सीखेगा, दुनियावी तालीम भी सीखेगा। और आपको पता है हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, देही इलाका जात जो है, उसमें लोगों का मज़हब के साथ ना एक बड़ी वाबस्तगी है, और लोग इस बात को समझते नहीं है कि मज़हब का नाम इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बच्चों की जाती है, और लोगों की भी की जाती है, लेकिन बच्चे ख़ुसूसी तौर पर उसका विक्टिम बनते हैं, औरतें विक्टिम बनती हैं। यही इस बेचारे बच्चे के साथ हुआ। ये बच्चा वहाँ हॉस्टल में पढ़ता था, तो 2 इसके सीनियर तालिब इल्म थे, वो, और शायद अब ये यहाँ आगे वाला मामला मेरे पास तस्दीक नहीं है कि शायद जो कॉलेज की इंतज़ामिया का भी इसमें ज़ाहिर एक ज़िम्मेदारी है कि उस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, उस बच्चे को महबूस भी रखा गया, और बाद में बच्चे की माँ जब उसे ढूंढने आई तो इस दौरान बच्चे को रिलीज़ किया गया, और बच्चे ने माँ को अपनी सारी सूरत हाल बताई, फिर मुकदमा थाने में दर्ज हो गया। और फिर चीमा साहब, उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि जो थाना है, थाना ढडियाल, मेरी इतलात के मुताबिक उसने शायद जो शख्सी ज़मानत है उसके ऊपर मुलजमान को छोड़ दिया। अब चीमा साहब, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। एक तो ये स्कूल भी, इसकी इंतज़ामिया को भी अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए, जितनी उनकी ज़िम्मेदारी है वो ज़रूर बनाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने ये जुर्म किया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। मेरे ख्याल में रावलपिंडी के जो RPO हैं, खुरम शाह उनका नाम है, आई एक्सपेक्ट कि वो इसका नोटिस भी लेंगे, और जो मुतलका उनके ज़ेर इंतज़ाम थाने हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर हदायत देंगे कि ये जो 3-4 शोबे हैं, बिलखसूस बच्चे, अक़लीतें यानी कि नॉन मुस्लिम्स, औरतें और स्पेशल पर्सनस जो हैं, इनके बारे में ख़ुसूसी हिदायत देने की ज़रूरत है कि पुलिस इनके केसेस में शख्सी ज़मानत का इस्तेमाल हिजड़े भी यानी ख्वाजा सरा, जी ख्वाजा सरा, बिल्कुल ठीक आपने उनको भी, ख्वाजा सराओं को भी, बिल्कुल ठीक बात है। तो इन 4-5 जो हमारे वल्नरेबल जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, इनके बारे में ख़ुसूसी हिदायत दें, और इस पर्टिकुलर केस में आई एक्सपेक्ट के जो खुरम शाह साहब हैं वो जो DPO हैं झेलम के, उनको भी हिदायत करेंगे, एंड आई एक्सपेक्ट आल्सो फ्रॉम DPO झेलम, DPO चकवाल, कि वो इस मामले का आज खुद नोटिस लेंगे और इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और मेरे ख्याल में ऐसे तमाम वालदैन को भी समझना चाहिए जो बच्चों को सिर्फ इस चक्कर में हॉस्टल में डाल देते हैं कि वो मजहबी तालीम हासिल करेंगे। अपने बच्चों को सबसे आइडियल बात है कि अपनी माँ बाप से अलावा कोई और जगह उन्हें अच्छी तालीम नहीं दे सकती, माँ बाप से ज़्यादा मुखलस और कोई नहीं हो सकता। हाँ, हॉस्टल उनको भेजें, बच्चे जब मैच्योर हो जाएं तो उनको ज़रूर भेजें, जब वो अपना अच्छा बुरा जान पाएँ तो ज़रूर भेजें, लेकिन ये मज़हब के साथ, अपने फेथ के साथ, अपने जो जज्बात का जो लगाव है, उसमें बच्चों को विक्टिम मत बनाएं, किसी को मौका मत दें कि वो आपके बच्चों को इस तरह हाथ भी लगाए। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है इस फैमिली का। आई थिंक सो उमर, कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़। हाँ एजाज़, एक तो मेरा भी एक जो ये वालदैन है, मुझे तो उन पर भी बड़ा अफसोस हुआ है कि जो अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करें, उनको अपने पास रखें। ये तो नहीं है कि आपने पैदा किया और उसके बाद उनको हॉस्टल में फेंक दिया। कोई टाइम होता है, चलें वो कॉलेज के स्टेज पर हों, यूनिवर्सिटी की स्टेज पर हों, उनका हॉस्टल में रहना उनकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकें। लेकिन ये बहुत जल्दी है कि जिसमें आप 12 साल के बच्चे को इस तरह दूसरों के रहम करम पर छोड़ते हैं। एजाज़, इसके अलावा
मैं आज ही किसी दोस्त से बैठा हुआ था, किसी के साथ बात हो रही थी, तो एक स्कूल की बात हो रही थी बनीगाला में, ठीक है। अच्छा, बनीगाला में मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं कि उधर ना बीकन हाउस का है, उसका जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि जो मैंने बात करनी है ज़्यादा एक शक उस पर जाता है। अच्छा, वो उधर जो है एक, आप तो बात कर रहे हैं ना कि एक वो जिधर मजहबी तालीम पर उनका ज़्यादा फोकस है, वो मुझे स्कूल की बता रहे थे कि उधर मजहबी तालीम पर भी फोकस है और उधर जो है मॉडर्न तालीम पर भी नहीं, ये स्कूल जो असवा है इसमें भी दोनों तालीम थी, यानी असरी भी और मजहबी भी, जो चकवाल वाला। अच्छा, नहीं कि ये जो है वो तो ज़रा एक होगा ना, एक लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये है कि जो एक अमीर तबका है उनके बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे कोई जो उनसे बातें सुनने को मिली, मुझे बड़ी अजीब सी थी, बल्कि बड़ी मुतज़ाद किस्म की थी। यानी कि एक तो ये है कि बच्चे उधर स्कूल में कोई बुलिंग कर रहे हैं दूसरों की, दूसरे बच्चों को हरास करते हैं, स्कूल कोई नोटिस नहीं लेता। दूसरा उन्होंने कहा जी कि उधर जो है ना नमाज की पाबंदी कराई जाती है। अच्छा, नमाज की पाबंदी कराई जाती है, उसमें कोई एक तो हमारा जो है ना एक बरेलवी तबका के लोग जो हैं इनकी, या जो देवबंदी हैं इनकी मिलती जुलती है। अच्छा, अगर कोई और किसी फ़िका जाफरिया का अगर उनके बच्चे हों तो उनको आगे कोई मजाक कर रहे हैं। भाई, अगर कोई आपने वाकई इंतज़ाम किया है तो फिर आप ये करें जिसमें उनको बताएं कि ये हर एक का अपना अपना अंदाज़ है कि जिस तरह वो पढ़ना चाहता है। तीसरी चीज़ आज जो बताई उन्होंने कहा जी कि जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे हैं उधर ये ट्रेंड को इनकरेज कर रहे हैं जी कि जिधर वो बच्चे कह रहे हैं एक दूसरे को कि मेरा इस पे क्रश है, उसका मैं फलां पे क्रश है। भाई, खुदा का नाम ले, ये क्या कर रहे हैं? नहीं कि ये तो बच्चों की एज भी नहीं है कि जिसमें आप इस तरह के कल्चर को इनकरेज करें। और इसमें कोई स्कूल जो है उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्कूल जो है ये कोई एक मनी मेकिंग बिजनेस का नहीं है, यानी कि इसमें आप जो है एक पूरी नेशन तैयार कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर आपको पैसे मिलते हैं, और मेरे ख्याल आजकल जो कारोबार चल रहे हैं पाकिस्तान में, अगर कुछ 4 बच गए हैं तो उसमें एजुकेशन का कारोबार भी है। लेकिन उन्हें ये चाहिए कि अगर वो पैसे बना रहे हैं तो कम अज़ कम उधर तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम करें। हमारे यहाँ जो है वो तालीम है, तरबियत नहीं है, या जो है ना दो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे लोग इस तरह के एक्सपोजर बच्चों को मिल रहे हैं। तो मैं तो सुन के, और एजाज बड़ा एक्सपेंसिव स्कूल है, महंगा स्कूल है। ये भी नहीं है कि आप कहें जी कि कोई यानी कि उधर कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, और जो उसके ओनर हैं वो भी एक हाईली क्वालिफाइड हैं। अच्छा। तो मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह स्कूलों में भी आजकल मामला चल रहे हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। तो एजाज आगे कोई चौधरी परवेज़ लाई के बारे में कुछ हो जाए क्या आपके पास? साहब, परवेज़ लाई साहब आपको पता है इमरान खान साहब के साथ हैं और जेल में हैं, और जेल में साथ नहीं है, जेल में भी साथ है। अच्छा, अटक में ही अटक में भी रहे। मैं बात कुछ और, मैं एफिलिएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात यह है कि आपको पता है उनके ऊपर एक केस बना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा, तीसरा, फिर इस्लामाबाद पुलिस ले गई, एक पूरा साइकिल है। तो मैं चीमा साहब किसी पुलिस वाले से ही मेरी बात हो रही थी, और उससे मुझे पता चला कि आम तासुर ये है कि जो परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए तैयार हैं, उनके जो बेटे मुनस लाई हैं वो करना नहीं चाहते। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जो मुझे पता चली है वो बात वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ग्राउंड के ऊपर बात यह है कि परवेज़ लाई साहब के जो बेटे हैं मुनस लाई, वो चाहते हैं अपने वालिद की वजह से, ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए और उनके वालिद बाहर आ जाए। मुनस लाई ज़ाहिर है बैरून मुल्क है, और ज़ाहिर है वो भी वहाँ पे बड़ी तकलीफ़ में है। कोई किसी का भी वालिद हो चीमा साहब, वो गिरफ़्तार हो तो बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है, तो ज़ाहिर है वो भी तकलीफ़ में है उधर। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि परवेज़ लाई साहब वो डील करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी इतलात के मुताबिक पुलिस जो परवेज़ लाई साहब हैं, आप देखिए ट्रेडिशनली वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। ट्रेडिशन उनकी यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कभी हटते नहीं हैं और इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेते। लेकिन परवेज़ लाई साहब तफ्तीशी अफसरान हैं जो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि यार ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, मैं जेल में मर जाऊँगा तो मुझे मरने दें, मेरी आखिरत ठीक हो जाएगी, मेरे बच्चों की पॉलिटिक्स बन जाएगी, और हमारा फैमिली का नाम रह जाएगा कि हमने रजिस्ट किया है। तो हमने बड़ी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ बड़े के हैं, लेकिन अब मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं उसके साथ रहूँगा। ये अब तक की सूरत हाल है। और मेरे लिए चीमा साहब, मैंने जब ये बात सुनी ना तो बड़ी ज़िम्मेदार लोगों से मैंने सुनी है, तो मुझे इनिशियली ये यकीन नहीं आया, क्योंकि आपको पता है चीमा साहब परवेज़ लाई साहब जो है थ्रू आउट इस्टेब्लिशमेंट के कभी भी लेफ़्ट साइड पे नहीं हुए।
ये पूरी फैमिली नहीं कभी हुई, ना चौधरी शुजात ना परवेज़ लाई, आल्दो के इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इनको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। अच्छा, और परवेज़ लाई साहब के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि उनके ऊपर फ़लाँ केस ठीक है फ़लाँ नहीं है, ये एक अलग डिबेट है, केस ठीक है गलत है एक अलग डिबेट है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो उसके ऊपर खड़े हैं। और ये जो तासर है बाहर कि जी वो डील करना चाहते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट, ये तासर ठीक नहीं है। आपको अगली बात भी बता दूं कि चौधरी शुजात हुसैन उन्हें मुतअद्दिद बार जेल में मिले और चौधरी शुजात हुसैन भी उन्हें कायल नहीं कर पाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय कर लें मामलात और इमरान खान को छोड़ दें। तो अभी तक की सूरत हाल ये, कल कल बदल जाए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ये मेरे ख्याल है कि जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के अलावा एक और फैक्टर भी है, और वो फैक्टर उनकी फैमिली है। और वो चौधरी शुजात नहीं है, वो चौधरी शुजात के बेटे हैं, ठीक है। जो चौधरी शुजात के बेटे हैं और जो मुनस लाई हैं, इनकी भी आपस में कोई इतने कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं है। तो एक वजह ये भी है कि ये अब एक कश्ती में सवार होने को तैयार नहीं है, या कोई एक आने को तैयार होता है तो दूसरा नहीं मानता। तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा इनके जो विदन एक फैमिली भी मामलात हैं वो भी एक रुकावट बनते हैं। जब आपको ये पता चलता है ना कि मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लेता हूँ तो जो है यानी कि हमारी तो फैमिली में भी हम इकट्ठे नहीं चल सकते, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही रुकावट तो नहीं है ना, तो ये और भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें इनकी मिक्स हुई हुई हैं। अच्छा, बाय द वे ज़रा ऑन ए लाइटर नोट कि अभी जब परवेज़ लाई शेर शीर जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, तो इनकी इधर इनको जब पेश किया गया अदालत में, तो मैं वो पढ़ रहा था साकिब बशीर का, कि साकिब बशीर ने लिखा कि उधर जो है चौधरी परवेज़ लाई से फ़ोन पर शेर शीर से बात कराएगी। तो परवेज़ लाई जो है उन्होंने कहा कि देखा मैंने वो बयान दिया था कि मैं तो चौधरी शुजात के कहने पे मैं पीटीआई में गया था। कैसा बयान था वो? अच्छा था ना, मैंने अच्छा दिया था। तो मैं सोच रहा था वो पता नहीं उस दिन ही कोई इनका शेर शीर जो है इनका कोई फ़ोन कोई ट्रेस हुआ है गालिबन, या क्या हुआ है, उनकी पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई हुई है, उसके बाद वो भी गिरफ़्तार हो गए। अच्छा, वैसे मैं उमर आपको बात बताऊं, शेख रशीद साहब फ़ोन करते रहते थे, लोगों से राब्ते में थे। इत्तेफाक की बात है कि शेख साहब मुझे मेरे साथ वो राब्ते में थे, यानी कि हफ्ते में एक आध दफ़ा उनकी कॉल मेरी बात हुई है उनसे। तो मेरा ये ख्याल है कि टाइम विल टेल कि व्हाट हैज़ हैपेंड, लेकिन शेख रशीद साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है कि जो उनको गिरफ़्तार किया गया। और ये जो बात आप अंदाज़ा करें, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अक्सर ये नहीं मुझे ही कॉल करते थे, और भी लोग हैं यकीनी तौर पे जिनसे वो राब्ते में अपने नंबर से करते थे, अपने नंबर से कॉल करते थे, व्हाट्सएप पे कॉल उनकी आती थी और वो बात करते थे और खुल के। बल्कि बाद उन्होंने मुझे एक दो दफ़ा कहा कि यार मुझे लगता है मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा। तो मैंने उनको कहा, आपको यकीन नहीं आया? नहीं, मुझे यकीन नहीं आया कि वो शेख रशीद साहब कोई ऐसी बात नहीं है कि शेख रशीद साहब गिरफ़्तार हो। और शेख साहब आप देखें ना, उनकी पॉलिटिक्स बड़ी मोहतात पॉलिटिक्स है कि वो इमरान खान के साथ हैं, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहते। और आपको एक बात बता दूं शेख रशीद का भी, कि जब इमरान खान साहब की DGI के मामले के ऊपर जनरल बाजवा से इख्तलाफ हो गया था, तो उसके बाद तकरीबन 1-2 माह बाद शेख रशीद साहब को इस्टेब्लिशमेंट से अप्रोच किया गया था और शेख रशीद साहब ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया था। ये बात मुझे शेख रशीद साहब ने खुद बताई थी। लेकिन शाही वैसे जो शेख साहब बात करते हैं ना, इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि इनको अप्रोच किया। अच्छा, वैसे मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि शेख साहब जो है ना वो है इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं। लेकिन ये बात उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कही, पहली दफ़ा अकेले में कही और बाद में 1-2 बंदों के सामने बताई। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान को नहीं छोड़ूंगा, बकौल शेख रशीद के। और उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि मैंने बॉयज़ को कहा है, यानी कि फ़ौजियों को कहा है, इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि मैं उम्र के इस हिस्से में आ गया हूँ, मुझसे गंदा काम ना करवाएं। मैंने सारी ज़िंदगी आपके साथ ताउन किया है, लेकिन मैं इस उम्र के आखिरी हिस्से में मैं किसी से बेवफाई नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में वो जो पुराना उनका है, आपको याद है ना कि 2002 में उन्होंने कहा था कि जी मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं सीट जो है उनको दे दूँगा नवाज शरीफ के। लेकिन एजाज वैसे यार एक चीज़ है कि इमरान खान की वजह से बहुत सारे लोगों को एक बड़ी क्लियर पोजीशन लेनी पड़ी है।
बहुत सारे लोग नजरियाती भी हो गए, नजरियाती भी हो गए हाँ, हैं। तो और it's a और good तो thing। यानी कि कई जो जनरल्स हैं यानी कि वो नजरियाती हो गए हैं, जो रिटायर्ड जनरल हैं। ठीक बात। और बाय द वे कोई 3-4 जनरल ऐसे भी हैं जिनको अगवा किया गया, ठीक, यानी कि अगवा किया गया, यानी कि इस तरह आप समझें कि कोई 14 से 16 घंटे उनको रखा गया। ठीक, उनमें से एक साहब हैं जिनको 2 दफ़ा इस तरह किया गया, ठीक। और उस दौरान उनको कहा गया कि आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो आप ये देखें ना, जनरल अमजद शुएब हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नजर आते थे, आपको पता है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं? नहीं वही ना, यानी कि वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसमें जो है यानी कि एक जो है उन पर ये दबाव भी आ रहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी। तो जो है उन्होंने कहा कि हमें सोचने का टाइम दें। फिर उनको दोबारा अगवा करके लाया गया, पूछा गया कि आप जो है आपने क्या सोचा है। उन्होंने कहा जी कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। तो अलबत्ता उन्हें ये कहा गया कि आज इसके बाद आपने ट्विटर पे नहीं आना और किसी टीवी पर नहीं जाना, ठीक है। तो इस तरह को 3-4 जर्नैल हजरात हैं उनके साथ हुआ है, और उनको ये भी बताया गया जी कि आपने कोई अलहदा किताबें नहीं पढ़ी, जो आपने पढ़ी हैं हमने भी वही पढ़ी हुई, ठीक है। अब ये है कि आप इतने इनकलाबी बनने की भी कोशिश ना करें। तो एनी हाउ, हाँ। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उमर चीमा को और मुझे इजाज़त दीजिए।